चलिए खैर आप लोग तो करेंगे नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, जो एनएसएस का एक डेटा था, एनएसएस की रिपोर्ट थी, ठीक है। तो ये देखिए, ये एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, ये देख रहे हैं आप, नेशनल सैंपल सर्वे की जो ये डेटा आया है, इसके हिसाब से पहली बात तो ये समझिए कि लिटरेसी होता क्या है। लिटरेसी इंडिया में कहते हैं 7 साल से ऊपर जो उसी लैंग्वेज में पढ़ के बोल सकता है उसको लिटरेट बोलते हैं। बहुत ही ख़राब डेफिनेशन है, खैर वो सब तो सरकार की बातें हैं, आपको फैक्ट याद रखना है, उसको समझिए। सेंसस 2011 के फाइनल डेटा के हिसाब से इंडिया की लिटरेसी रेट है 73%। जहाँ 74% लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है। फाइनल डेटा के हिसाब से कितनी है? 73%। गूगल वूगल मत करो, गूगल आपको करना ही नहीं आता है। गूगल में कहाँ से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये भी सीखना पड़ेगा। गूगल में नंबर 1 जो रिजल्ट होता है वही नहीं सत्य होता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट होता है। आपको जेन्युइन डेटा लेना पड़ता है, जेन्युइन साइट पे जाना पड़ता है। 73% 2011 के सेंसस के हिसाब से है फाइनल लिटरेसी रेट, और यहाँ पे एनएसएस के रिपोर्ट के हिसाब से जो सर्वे में बताई गई है 77.7% है। रट लिया। इसमें जो 2011 का सेंसस था, बाकी डेटा आप वहीं पे जाके देख लो। एलिमेंट्री स्कूल लिटरेसी रेशियो कितना है? 96%। 34 साल बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये। इसके बाद ये देखिए प्रोग्राम और स्कीम है कुछ कुछ यहाँ पे। स्कूल एजुकेशन के लिए 2020-21 में समग्र शिक्षा हो गया, होलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे एजुकेशन की, क्वालिटी पे फोकस यहाँ करने की कोशिश करी गई है, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करी है, स्कूल को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, गर्ल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इंक्लूजन पे फोकस किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, स्पोर्ट और फिजिकल एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, रीजनल बैलेंस पे फोकस किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक निष्ठा करके प्रोग्राम था, उसमें टीचर के ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक एक वर्ड टू वर्ड आप यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इसको पिक को दिया हुआ टेलीग्राम में, ठीक है। पढ़ो, पढ़ना लिखना अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बार बार आती है। जैसे मिड डे मील स्कीम क्या है, आईसीडीएस क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार देखिए इसको, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, भैया ये इसको रट लो जितनी जल्दी हो सके, प्री मेंस दोनों में काम आएगी, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रट लो। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करना है 2030 तक, ध्यान रखना। ये मेन मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। फिर 2 करोड़ जो आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना है, एटलीस्ट जो है 8 क्लास तक की शिक्षा उनको दो। करंट जो 10+2 का सिस्टम है, हाई स्कूल प्लस इंटर, उसको आपने बदल दिया। 10+2 से क्या हो गया? 5+3+3+4, ठीक है। यानी कि ये था 12, 5 3 8 3 11 4 15, ठीक है। तो 12 से 15 हो गया। ऐसे करके ट्रिक बना सकते हैं आप। कैसे? अब नया एजुकेशन का सिस्टम कैसे आएगा? 5+3+3+4, ठीक है। तो 5 जो है पहले 5 वाला 3 से 8 साल तक के लिए होगा, 8 से 11 तक साल के +3, 11 से 14 साल तक के लिए +3, और 14 से 18 तक साल तक के लिए +4। इस तरह से है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा भैया। ये पूछ सकते हैं यार, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉइंट पूछते रहे तो यहीं पे दिए हैं सारे। 10 और 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो ईजियर किया जाएगा, ठीक है। और ये कोर कॉम्पिटेंसी सिर्फ यहाँ पे पूछेगा, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं। अभी तक कई सारे मैंने देखा है कई सारी ज़िंदगी में टॉपर, वो टॉप तो कर लेते थे लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिर जो मेन जो ज़िंदगी की रेस होती है उसमें कई लोग को मैंने काफ़ी जो है पीछे देखा है। बड़ा तकलीफ भी होती थी, हमारे भी कई सारे दोस्तों में से हैं ऐसे लोग। खैर मैं तो हमेशा से मतलब मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं रहा हूँ स्कूल में। स्कूल में जो है, हाँ ये ज़रूर है कि टॉप 3 4 में तो आता ही था, लेकिन कॉलेज में जाके मैं एकदम ही बैक बेंचर बन गया था, जो है बिगड़ैल बच्चा बन गया था। खैर अब फिर से जो है, मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहीं लिखा हुआ है, एडुकेशन ही हमको आगे ले जानी है। स्कूल का गवर्नेंस यहाँ चेंज करना है, नए स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लाने हैं। फंडामेंटल लिटरेसी न्यूट्रेसी पे जो है यहाँ पे फोकस करा जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ पे करा जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन करी जाएगी। टीचिंग जो है 5 साल तक की जो है मदर टंग में, मतलब 5 ग्रेड तक की मदर टंग में जो लोकल भाषा में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा 360 डिग्री का, पूरा सब कुछ, मतलब कि सीख पा रहा है कि नहीं, और खेल वेल में सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। 2030 तक
जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए होगी, 4 साल का एक बीएड कोर्स होगा इंटीग्रेटेड वाला। क्योंकि अब अगर बच्चों को करना है तो टीचरों को भी तो ठीक करना पड़ेगा। आप देखिए प्राइमरी स्कूल के टीचर कई बार जो है वीडियो वायरल होते रहते हैं, उनको ऐसे ऐसे टीचर इंडिया की कैपिटल नहीं पता है, बताओ। ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कैसे घूस भर भर के जो है निकल जाते हैं। अभी जो जितने भी हमारे बीओ लोग सिलेक्ट हुए हैं, प्लीज़ देखिए थोड़ा सा, इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि अगर भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें एडुकेशन के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर में से हो, एटलीस्ट आप यूपी के कई सारे स्कूल के प्रोग्राम आपको इम्प्लीमेंट करवाने होंगे, ऐसे टीचरों को दुरुस्त करना होगा, लताड़ लगानी होगी जो ऐसे जो है कुछ आता भी नहीं है और फिर भी जो है सिस्टम में घुसे हुए हैं। पहले इनको टीचरों को तो ट्रेन करो। इनिशिएटिव क्या लिए जाएंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए, कई सारे लिए गए। पीएम ई विद्या हो गया, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विद्यादान पोर्टल एक ये किया गया, वन क्लास और जो है वन टीवी चैनल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स के माध्यम से किया गया, रेडियो और कम्युनिटी रेडियो का पॉडकास्ट का एक्सटेंसिव यूज़ किया गया। आपने देखा होगा ऑनलाइन टीचिंग को बहुत प्रमोशन किया, टीचरों ने जो है घर से बैठ बैठ के पढ़ाया, डिफरेंटली एबल के लिए चैनल जो है यहाँ पे ऑपरेट किया गया, स्वयं जो है MOOC ओपन स्कूल और प्री सर्विस एजुकेशन पे फोकस किया गया, फंडिंग दी गई, नेशनल रिपोजिटरी जो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे प्रमोट किया गया। ठीक है, मनोदर्पण करके एक इनिशिएटिव है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए इंक्लूड किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार देखिएगा इसको, मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉलिसी रिफॉर्म किए गए हैं 2 स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेन पॉइंट तो आप एटलीस्ट देख ही लो। स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सारे जो प्रोग्राम थे उनको एक रेगुलेटर में अंडर मिला दिया गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तौर पे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई। क्वालिटी इन्हेंसमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, वोकेशनल और फॉर्मल एजुकेशन को स्कूल और हायर एजुकेशन में यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ऑल इंडिया का आप देख सकते हैं 2017-18 में 6.1% था और वो 2018-19 में गिर के 5.8% हो गया। मतलब सरकार कह रही है कि बेरोजगारी कम हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं, ये आप ही लोग जानो, कमेंट करके आप बताइएगा। हाईएस्ट डिक्लाइन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखा गया है वो इसलिए देखा गया है क्योंकि लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग ली, तो इसलिए भैया ये बात तो सत्य है, इंडिया में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत कम है। इंडिया की जो वर्कफोर्स है स्किल का परसेंट 10-12% ही है, बाकी सब जगह 10-12 से भी कम है, बल्कि 7-8% ही है। चाइना में आप देखिए 40% से ज़्यादा है, जर्मनी हो गया 50% के आसपास हैं ये सारे देश। स्किल डेवलपमेंट पे तो फोकस करना पड़ेगा। लेबर रिफॉर्म के लिए 2019-20 के ईयर बहुत ही लैंडमार्क ईयर थे। 29 हमने लॉ को 4 में कन्वर्ट कर दिया। कौन कौन से 4 हैं? कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड ऑन सेफ्टी सोशल सिक्योरिटी। अब इसके लिए पूरा क्रोनोलॉजी कैसे कैसे जो है 1991 के बाद क्या क्या श्रमिक सुधार हुए, ये आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा लेकिन, ठीक है। मेरा मुंह दर्द होने लगा एक्चुअली बताते बताते, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कि यहाँ पे बताया जा सके। आप एक बार एक रीडिंग मार लीजिएगा अगर आपका मन हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा नहीं। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए भी आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एक कंपोनेंट था, ABRY, मतलब आत्मनिर्भर भारत जो 3.0 का एक कंपोनेंट था, ABRY आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, वो भी यहाँ पे किया गया है। और इसका टोटल एस्टिमेटेड आउटले कितना है? 22,810 करोड़ रुपए, ताकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक, प्रधानमंत्री ये रोजगार प्रोत्साहन योजना ये अलग ही जो है 2016 से चल रही है, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे जो है इंसेंटिवाइज किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएं, अदर मेजर्स भी बताएं, एक बार पढ़िएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं और कई सारी चीज़ें मतलब बताइए उसमें कि श्रमिक ट्रेन चलाई गई और भी कई सारी चीज़ें हैं। हेल्थ के लिए क्या किया गया है? देखिए, ये हेल्थ के लिए जितने भी पैरामीटर हैं, TFR, IMR, ये सब, ये टेलीग्राम में मैंने एक पिक दी, उसमें देख लीजिएगा, वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली अप टू डेटेड है। और वो पिक मैं अभी आपको दिखा देता, ये जो पिक है ये वाली पूरी देख लीजिएगा। TFR, एक मिनट, TFR, IMR और MMR सब ये लेटेस्ट डेटा है, ये मैं बार बार अपडेट करके देता रहता हूँ, इसको आप लोग को देखना चाहिए एक बार, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप में, उनको PDF में मिल ही गया होगा।
इसमें यही बताया कि भैया कोविड में जो है हेल्थ सेक्टर की जितनी जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस और ये सब चीज़ें हमको पता चल गया कि काफ़ी ज़्यादा फोकस होना चाहिए इसमें। और कोविड में हमने बढ़िया परफॉर्म किया है और रिकवरी रेट हमारा 95% से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कंपनी कह रहा हूँ, कंट्री ने मतलब देश ने करीबन 1.5 लाख लोगों को की जानें गंवा दी। और हमारा जो है कोविड इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज था 15,000 करोड़ रुपए का। अच्छा, 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कोविड वैक्सीन के लिए यूनियन बजट में भारत सरकार ने कितना फंड एलोकेट किया है? कोविड वैक्सीन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने यूपी बजट में कितना फंड एलोकेट किया, जल्दी से बताइए। फिर ये देखिए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये 30 मार्च 2020 को यहाँ पे करी थी। इसमें पूरा जो है यहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके सबके लिए ये यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया है 50 लाख रुपए का। ठीक है, जो लोग कोविड रोगियों से सीधे संपर्क में थे। कोविड वैक्सीन यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे 2 बन चुकी हैं। 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा प्रतीक्षात्मक कार्यक्रम चालू किया गया। इसका डेट रट लेना। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोविड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है 16 जनवरी 2021 को किया गया था। इसमें इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है, इन ये लॉन्च करी गई थी। 2 और चल रही हैं अभी। और इसमें टारगेट किया था कि 3 करोड़ लोगों को, यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स को यहाँ पे वैक्सीन दिया गया। पहले राउंड में दिया जाएगा वैक्सीन, और 30 करोड़ लोगों को इंक्लूडिंग एल्डरली, जो मतलब बूढ़े लोग हैं, और प्लस जिनका सीरियस है, कोई बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, 3 करोड़ लोगों को, जो फ्रंट लाइन वर्कर, उनको पहले चरण में वैक्सीन दी गई, और बुजुर्गों गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित हैं उनको दूसरे चरण में लगाया जाएगा। जल जीवन मिशन, ठीक है, 2019 में चालू किया गया। क्या मेन पर्पस था यहाँ पे? जीवन गुणवत्ता सुधार और जीवन जीने में सुविधा देने के लिए। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या है कि कुल 18.93 ग्रामीण घरों में से अभी तक 17% में आपूर्ति थी। अब ये पूरा करने की बात कही गई। ये वाला टारगेट आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने शुरू में भी बताया था। पूरा अगर आपने देखा है तो आपने ये देख लिया होगा। डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है ये एक, ठीक है, डिमांड ड्रिवन है, कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम होगा। ग्राम पंचायत और जो है उसकी कम्युनिटी यहाँ पे मेन जो है रोल प्ले करेंगे प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, मैनेजमेंट में, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में। ठीक है, टारगेट क्या है इसका? यहाँ पे फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देंगे 2024 तक सारे ग्रामीण हाउस होल्ड को, और 3.6 लाख करोड़ का यहाँ पे टोटल आवंटन है। और इसमें बजट में आपने देखा होगा अर्बन कंपोनेंट भी आ गया है। नो वन इज़ आउट, इसके सिद्धांत के साथ देश भर में 18 जिलों में हर घर हर जिले में बन गए हैं ये, हर घर जल जिले बन गए हैं। ठीक है, मतलब हर घर में जल होगा, ये पानी की सुविधा होगी, ये सारी चीज़ें। गोवा देश का पहला राज्य बन गया जहां नल कनेक्शन जो है, नल जल कनेक्शन वाले 100% घर हैं, यानी कि हर घर में जल है। ठीक है, गोवा हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 100% हाउस होल्ड विद टैप वाटर कनेक्शन। मतलब कि हर घर जल योजना के तहत, ये तो वो हो गया है टंग ट्विस्टर टाइप का, हर घर जल योजना के तहत ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जहां पे 100% टैप वाटर कनेक्शन जो है हाउस होल्ड को जा रहा है? वो स्टेट बन गया है गोवा, ध्यान रखिएगा। नो वन इज़ आउट के सिद्धांत से 18 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है इसमें इंडिया में अगर आप देखें कौन कौन से ये स्टेट में, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, पंजाब में 18 डिस्ट्रिक्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। मतलब कि वहाँ पे सारे घरों में टैप वाटर कनेक्शन से जो है आपका पानी जा रहा है। क्या ऐसा है? सही बात, कोई वहाँ का सुन रहा है तो बताइए। ये बताया है कि भैया मनरेगा में जो है, मनरेगा को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के स्टेप लिए गए हैं। कई सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डिजिटल वाले कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे किए गए हैं। 311.92 करोड़ परसेंटेज जनरेट किए गए 2020-21 में, 21 जनवरी तक। अभी तो डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और वुमेन का परसेंट यहाँ पे 50% से ज़्यादा है, एससी का 20% है, एसटी का 17.8% है। ठीक है, जो 61% वहाँ पे लिए गए यहाँ पे वो सारे स्कीम्स के थे, और 68% से ज़्यादा अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर वाले वर्क थे। ठीक, 99% जो यहाँ पे मनरेगा में वेजेस दिए गए, सैलरी दिए गए, इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए, मतलब बीच में मिडिल मैन को हटा दिया गया, दलालों को गायब कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बाकी यहाँ पे आप देखिएगा, इसकी समरी है। थोड़ा बहुत पढ़ो यार, इधर खुद भी पढ़ो थोड़ा, एक आध जगह रोक रोक के। और
ये देखिए टोटल जो है यहाँ पे PLFS 2018-19 के सर्वे के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वर्कर ये कितना है 48.78 करोड़। ठीक, बाकी ये कुछ जो स्टैटिस्टिक्स दी हुई थी उससे मैंने डेटा लिया है। ये GVA मैंने आपको लेकिन ये अलग से लिख के बता दिया है, अलग से अभी आप बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आप। फिर भी सारा मैंने अलग से बता दिया है। GDP में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, यूपी नंबर 3 पे, और जो है ये टोटल आप देख सकते हैं कितने की GDP है, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस, तो वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कितना है, ये करीबन हमारी GDP कितनी है, 194 लाख करोड़। ठीक है, ऑल इंडिया NNP है ये 2011-12 के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये GDP है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं GDP करोड़ में है। और ये कितनी है, ये 2020-21 में करीबन 200 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक, ये बाकी यहाँ पे जो है ये फसलों का उत्पादन ये कितना क्या है ये सब बताया गया है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे शुगर केन हो जाएगी, और सिर्फ जो है ये खाद्यान्न वाली देखेंगे तो राइस है। फूड ग्रेन वाली में मतलब जो है ये आपका कौन सी है, राइस है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये उगाई जाती है। फिर यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये एक्चुअली कितना एरिया है किसके अंडर, ये सब मैंने एग्रीकल्चर में डेटा बता दिया था, इसलिए दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मिल्क प्रोडक्शन है, टॉप 3 में नंबर 1 पे यूपी, फिर राजस्थान, फिर MP है नंबर 3 पे। इंडिया जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, ये एग्रीकल्चर वाले में देख लीजिएगा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिल्क प्रोडक्शन वाला भी मैं बता चुका हूँ, और ये मैंने एक लेटेस्ट जो अपडेट हुए थे एग्रीकल्चर के वो भी बता दिए थे। ये एक्चुअली एक सिल्क जो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ से लिया है ये। कई सारा ये डेटा दिया हुआ है इसमें, कई सारे जो है इम्पोर्टेंट स्टेट किसके लिए जाने जाते हैं वो सब लिखा हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ राइस बाउल ऑफ इंडिया, हरियाणा होम ऑफ गॉड्स। ठीक है, और ये रेशम का उत्पादन, ये सब मैंने पिक शेयर कर दी, दोबारा यार यहाँ पे ना करवाओ, आप देख लीजिएगा, इसमें सब बताया हुआ है सारे चीज़ें। एक लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला मैंने जो वीडियो दिया हुआ है, अगर किसी को ना मिले तो बताइएगा, वो मैं उसमें दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा आप। ये पूरा देखिए जो है यहाँ पे फूड प्रोडक्शन का ये डेटा कुछ कुछ बदला है, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये पिक यहाँ पे डाल दी क्योंकि ये ज़रूरी थी। मेजर जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं आपके आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिसाब से, वो आप यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है। एग्रीकल्चर, MSME, लेबर हो गया, BAPO हो गया, पावर, PSU, मिनरल। ठीक है, और कैसे स्ट्रेंथन करेंगे प्रोडक्ट कैपेसिटी को, इंडस्ट्री, स्पेस, डिफेंस, और कैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी करेंगे एडुकेशन के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। फाइनली यहाँ पे फिर से कंक्लूड किया है। इसको देख लीजिएगा, ये कीवर्ड्स हैं सारे, सारे के सारे कीवर्ड्स हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ये रेलेवेंस ऑफ काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये सब ग्राफ आप दिया हुआ है। ये आपका कोविड और स्पेनिश फ्लू का जो है कंपैरिजन है। एक पिक थी, शायद ये द हिंदू की पिक है। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया, कोविड 2019 में आया। ये H1N1 वायरस से आया, कोविड आया किससे, SARS-CoV-2 वायरस से। वायरस सोर्स जो है स्पेनिश फ्लू का बर्ड था, और यहाँ पे कोविड का क्या था, एक बैट था, मतलब चमगादड़ था कोरोना वायरस का से रिलेटेड। ठीक है, और वायरस की रिप्रोडक्शन नंबर यहाँ पे स्पेनिश की 1.4 से 2.8 था, मतलब लगभग डबल। इसका देखिए कितना ज़्यादा है कोविड का, 5.7। ठीक है, मतलब कोविड जो है स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा खतरनाक था। और ये स्पेनिश फ्लू पहले जो है मिलिट्री पर्सनल जो है US में, उनमें ये किया गया, और ये पाया गया करीबन कि स्पेनिश फ्लू की वजह से ज़्यादा लोग मरे थे। और ये जो फ्लू था इस बल्कि मतलब जो World War I में अमेरिकी सोल्जर मरे थे उससे ज़्यादा स्पेनिश फ्लू से मरे थे। ठीक है, ये वाला जो है कोरोना वाला अभी तो चल ही रहा है, इसकी पूरी डेथ का अंदाजा ही नहीं है। वुहान सिटी 2019 से स्टार्ट हुआ था। कितने पीपल इफेक्ट हुए थे स्पेनिश फ्लू से, पूरी दुनिया में 50 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा था मतलब उस टाइम पे। पूरे US में ये केले 6.5 लाख से ज़्यादा हो गए थे। इसमें अभी तक 1 मिलियन जो है नहीं हुआ है अभी तक, कितने से 0.73 मिलियन हुआ है। नहीं नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ही और ज़्यादा हो चुका है। अभी ये लेटेस्ट डेटा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से तो कितना पूरी दुनिया में शायद 10-15 मिलियन से ज़्यादा हो चुके। नहीं, अच्छा ये किल्ड वाला लिखा है, ये डेथ है। डेथ कितना है पूरी दुनिया में, 50 मिलियन था स्पेनिश फ्लू का, और इसका 0.73 मिलियन है कोविड का।
इसमें नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हुए थे स्पेनिश फ्लू में 500 मिलियन, और कोविड में अभी तक 20 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप क्या था? बच्चे और 20 से 40 साल तक के एज ग्रुप वाले। लेकिन कोविड ने ज़्यादातर इफेक्ट किसको किया? 65 साल से ऊपर वालों को। ठीक, कंट्रोल मेजर क्या लिए गए थे? उस टाइम भी क्वारंटीन और स्कूल को बंद कर दिया गया था, आइसोलेशन में लाया गया था। इस टाइम भी क्वारंटीन और ये सब किया गया है। ठीक है, वैक्सीन उसकी तो नहीं बनी थी, इसकी कुछ कुछ ट्रायल चल रहे हैं। कोविड के लिए एक 5T स्ट्रेटजी करी थी, ये मेंस के लिए पॉइंट है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, टेस्ट, टेक्नोलॉजी। ठीक, बता रहे हैं कि एक जो है ब्लैक स्वैन इवेंट टाइप की, काला हंस होने जैसी कहानी, सरासर अनिश्चितता और एक सदी के संकट में विरले आने वाले को देखते हुए भारतीय नीति निर्माताओं ने वित्त में बारबेल नीति, बारबेल स्ट्रेटजी इन जो फाइनेंस है, जो कि वर्स्ट आउटकम के लिए, मतलब जो उसके समान दृष्टिकोण का पालन जो है किया। शुरू में खराब परिणाम की प्रतिरक्षा और फीडबैक को देखते हुए चरण दर चरण प्रक्रिया को, मतलब फेज वाइज जो भी चीज़ें की हैं हमने वो की हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ब्रेक, चेन को ब्रेक करना जरूरी था, उसी हिसाब से हम लोगों ने काम करना चालू किया फेज फेज में। यहाँ पे सारे जो भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, जो ईज किया है, वो सारा फेज वाइज किया है। ठीक है, अब बाकी ये सब बता चुके हैं यार, अभी बार बार वही हो रहा है, बार बार कुकी आना जरूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एक और चीज़ थी ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, इसको किसने यहाँ पे दिया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया ये। और इसने ये बताया, मतलब कि कोविड के टाइम पे कितने स्ट्रिक्ट थे कंट्री के मेजर्स, और किस देश ने कितने जो उपाय लगाए वो कितने सख्त थे, और कोविड-19 संक्रमण फैलाव के मामले में फैलाव का स्तर क्या था, तो देशों ने उपायों को जो लागू किया था उसके कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स या फिर सख्त सूचकांक यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे देशों ने लॉकडाउन वाले मेजर लगाए थे उसमें कितना सख्त थे, कितने स्ट्रिक्ट थे, और इनको 12 इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसमें यही सब बताया गया कि मतलब जितने देशों ने, और फिर राज्यों की भी बात कर दी गई यहाँ पे कि कितना जो है यहाँ पे इफेक्टिव यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे कोविड से संबंधित जो उपाय किए थे कितना एफिशिएंसी हुआ। अब इसमें यह भी बताया गया कि जिसने जल्दी लॉकडाउन लगा दिया उसमें वहाँ पे ज़्यादा सफलता मिल गई, ये सारी चीज़ें। और जिसने ज़्यादा इंटेंस लॉकडाउन लगाया, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, उनको ज़्यादा वहाँ पे मौतें नहीं हुई, वहाँ पे ज़्यादा केसेस नहीं आए। उनका एग्जाम्पल दिया है महाराष्ट्र को, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है कि भैया महाराष्ट्र क्या जो है इतनी जल्दी इन लोगों ने नहीं लगाया था। बिहार और महाराष्ट्र में देखिए आप, ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है, बल्कि महाराष्ट्र में तो लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर भी बिहार ने महाराष्ट्र से बढ़िया परफॉर्म किया। ऐसे यूपी और बिहार ने काफ़ी कम केसेस है, जबकि इतनी पॉपुलेशन है इनके यहाँ। एक्सपेक्टेड यही था नेचुरली कि भैया यूपी बिहार में एकदम प्रलय मच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश बिहार ने बढ़िया परफॉर्म किया कोविड को टैकल करने के टर्म्स में, लॉकडाउन के मेजर्स लगाने के टर्म्स में, लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के टर्म्स में यूपी और बिहार ने बढ़िया किया। और महाराष्ट्र जो है बड़ा जो है ख़राब परफॉर्मेंस रहा महाराष्ट्र का। ये सब महाराष्ट्र मतलब कुल मिला के फेल हो गया महामारी को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में। वैसे भी नंबर ऑफ केसेस भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही है। ये देखिए, ये स्ट्रिंजेंट जो यहाँ पे स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स स्टेट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे बताया गया था, भारतीय राज्यों में तीव्रता सूचकांक, इसमें 12 संकेतक थे, नंबर याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, ये 12 के 12, इसमें क्या क्या थे? इंटर स्टेट मूवमेंट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, नाइट कर्फ्यू, शॉप और अदर बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज, प्लेस ऑफ वर्शिप, इंटरटेनमेंट, पब्लिक पर्सनल सर्विसेज, वर्क प्लेसेज, कॉलेजेस, लार्ज पब्लिक गैदरिंग, मैरिज और फंक्शनल गैदरिंग। मतलब कि इंटेंसिटी इंडेक्स क्या था कि आपका कोविड जब हुआ तो आपने कितनी जल्दी लॉकडाउन लगाया, जिसने जल्दी लगाया उसका ज़्यादा बढ़िया रहा रिजल्ट, उसमें कम कोविड केसेस आए, और जिसने जितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया उसके कम से कम केसेस आए। महाराष्ट्र एकदम जो है फिसड्डी परफॉर्मेंस के साथ सबसे लास्ट में रहा। यूपी बिहार का, जबकि ये मानते हैं लोग हर चीज़ में हम लोग पीछे रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोविड को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखिए, फिर और कुछ कुछ बताया गया कि इंडिया ने 168 दिन लिए थे पहले 10 लाख केसेस पहुंचने में। ये सब ग्राफ दिखाया गया, मतलब कि बाकी देशों के मुकाबले हमने बढ़िया परफॉर्म किया है। समझ रहे हैं आप बात? देखिए, स्पेन में 19 दिन में ही जो है 10 लाख पहुंच गए थे। ठीक, फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इंडिया ने 175 दिन लिए थे अपने पीक तक पहुंचने के लिए। मतलब पहले 100 कन्फर्म केसेस आए थे, उसके बाद पीक मतलब जहां तक हाईएस्ट नंबर जो गया था वहां तक लेने में 100 जो है 75 दिन लग गए इंडिया को,
जबकि बाकी कंट्रीज़ ने बहुत कम टाइम में, यहाँ देखिए पीकिंग टाइम लिखा हुआ है, स्पेन तो 19 दिन में ही पीक पे पहुंच गया था, ठीक है, जर्मनी ने 22, इंडिया ने काफ़ी कम टाइम लिया। मतलब इंडिया ने कुल मिला के बेटर मैनेजमेंट किया। ये सब बीएनआई वाला मैं बता चुका हूँ, 26 इंडिकेटर, 5 डायमेंशन, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं यहाँ पे, ठीक। और बेयर नेसेसिटी इंडेक्स यहाँ पे किस में हाईएस्ट था, किस में लोवेस्ट था। 2018 में हर जगह जो यहाँ पे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी थी वो कम हुई है, मतलब सारी स्टेट में सुविधाएं बढ़ी हैं, मिनिमम जो बुनियादी सुविधाएं होती। ये बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें कौन कौन सा बीएनआई में, अच्छा ये भी पूछ सकते हैं बीएनआई में कौन सा एसडीजी वाला गोल है। तो गोल नंबर 6 है, क्योंकि ये क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। और गोल नंबर 7 है एसडीजी का, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फूड से फ्यूल से रिलेटेड है। ये तो गोल नंबर 6 और 7 ये याद रखिएगा बीएनआई में है। बाकी यही सब चीज़ें मैंने फिर से लिखी है, या कि इकोनॉमिक सर्वे ने किया है, 26 इंडिकेटर, 5 डायमेंशन। और ओवरऑल बीएनआई देखिए 3 कलर में है ये। इसमें देखिए 3 कलर हैं, ग्रीन येलो और रेड वाला, ठीक है। ग्रीन वाला मतलब हाई हाई लेवल है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है, ऐसा ही होना चाहिए पूरा। बाकी अगर आपने देखा 2012 से 18 में सारे जगह जो है बेयर नेसेसिटी बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट कहाँ देखिए, केरल, पंजाब, हरियाणा में। लोएस्ट उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में। इम्प्रूवमेंट कहाँ देखा गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में। ये इसमें बीएनआई का रूरल इंडिया और अर्बन एरिया, अर्बन इंडिया का शहरी वाला भी दिया हुआ है अलग से। अर्बन एरिया में हाईएस्ट एक्सेस जो जो है बेयर नेसेसिटी वाले में 2018 में थी, ये कहाँ रिकॉर्ड करी गई, पंजाब में, केरल में, सिक्किम में। और लोएस्ट कहाँ करी गई, रूरल एरिया में। मतलब ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बुनियादी सुविधाएं कहाँ मिलती हैं, पंजाब, केरल में। और सबसे कम तरीके से मिलती हैं यूपी में और एमपी में। मतलब यूपी में ग्रामीण में कोई सुविधाएं नहीं है बुनियादी। ये है अर्बन इंडिया में। अगर आप बात करेंगे तो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में सबसे बढ़िया जो है इम्प्रूवमेंट किया है किसने, उत्तराखंड, जेके और पंजाब। बाकी ये एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बीएनआई वाला मैं बता चुका हूँ, जो मेन पॉइंट है वो बता चुके हैं। ये डेट का हम लोग देख चुके हैं, शुरू में भी ये दोबारा पिक आई है, मैंने बताया था कुछ कुछ पिक आएंगी दोबारा। ये आरबीआई की जो है यहाँ से लिया हुआ है। डेट 2000 जून 2020 तक इंडिया का कितना था, $554 बिलियन था। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 21.8% था एंड ऑफ जून में, ठीक है। लेकिन वो फिर घट के 21.6 पे आ गया। सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल बोरोइंग का कंपोनेंट है जो है कॉमर्शियल बोरोइंग। नंबर 2 पे था नॉन रेसिडेंट जो है डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, टोटल क्रेडिट 3rd नंबर पे। जो हमने जितना भी इंडिया का एक्सटर्नल डेट लिया है उसका लार्जेस्ट कंपोनेंट यूएस डॉलर ही है, ध्यान रखना है। यूएस डॉलर लार्जेस्ट कंपोनेंट है 53.9% के साथ। मतलब जितना हमने एक्सटर्नल डेट लिया है सबसे ज़्यादा डेट किसका है, यूएस डॉलर का है 53% के साथ। इंडियन रुपी में ये 31.6% है। येन में है आपका 5.7%, एसडीआर में 4.5%, यूरो में 3.5। फिर अगर आप देखेंगे तो जो शेयर है आउटस्टैंडिंग डेट का नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का टोटल एक्सटर्नल डेट में, वो आई था 42.3% के साथ, ठीक है। ये ग्रोथ लेड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, लेकिन वाइस वर्सा नहीं है ये, और हर जगह नहीं होता, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में, एक बार देख लीजिएगा इसमें। फिर वही क्रेडिट वाला रोना है कि हमारा सब बढ़िया है फिर भी क्यों नहीं हमको अच्छी रेटिंग मिल रही है। ये सारी चीज़ें रेटिंग एजेंसी जो हमसे चीटिंग करती हैं वो सब बताया गया है पूरा। यहाँ पे जो है उनको एक्सपोज किया गया है किस तरह से ये इंडिया के केस में जो है इनकी मरी निकल आती है, बाकी कोई देश होगा तो तुरंत लबरियाने चले जाएंगे, ये वाली। मतलब कुल मिला के रेटिंग एजेंसी में वो लौंडे बैठे हैं कि जो अगर कोई गांव की अच्छी सभ्य लड़की, सुंदर, सुशील, वो अगर वहाँ पे जो है एडमिशन लेने जाएगी तो ये लोग उसको एडमिशन नहीं देते हैं। और देखा कोई शहर की नॉर्मल बनी ठनी कोई मेकअप वेकअप करे लड़की आएगी उसको दे देंगे फ़नी वे में। ये मतलब है रेटिंग एजेंसी वालों को। तो इनको सुधार करना होगा अपनी रेटिंग करने के टर्म्स में। और ये देखा गया है कि पीपीपी टर्म्स में जो है 1994 के बाद से कोई ऐसी जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी पीपीपी के टर्म्स में। और इसमें जो है चाइना और मतलब इंडिया के साथ ही बस दुभाती हुई है, बाकी सबको इन लोगों ने ठीक से रखा। ये देखिए इस तरह से ये इंडिया की सोवरेन रेटिंग करी है हमेशा, वही बी माइनस, ये सब ए नहीं देते हैं ये लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। और ये सारी चीज़ें देखिए फिच हो चाहे मूडी हो चाहे स्टैंडर्ड पुअर हो, सबके क्या क्राइटेरिया हैं वो सारा यहाँ पे दिया गया है।
अब सब कह रहे हैं कि भैया ये लोग सोवरेन जो क्रेडिट रेटिंग होती हैं वो सिर्फ ये देखती हैं भैया कि आप डेट जो है एप्लीकेशन अपने निभा पाएंगे, पैसा लौटा पाओगे कि नहीं वापस। सब लौटा रहे हैं हम लोग, कोई जो है हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है फिर भी समस्या है इनको। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास, सारा जो है क्रेडिट रेटिंग मेंटेन कर रखा है, फिर भी ये लोग को दिक्कत रहती है। हाईएस्ट क्वालिटी क्या है होती है, जैसे आप देख सकते हैं ये आप फिच और S&P की हाईएस्ट क्वालिटी होती है AAA। मूडी की कैपिटल है और दो स्मॉल है। हम लोग कहाँ पे जो है लाइव करते हैं इधर, ठीक है। ये हाईएस्ट क्वालिटी हमको नहीं देते हैं, जबकि हम लोग को इधर होना चाहिए। तो ये लोग हमसे चीटिंग करता है, और सबसे बेकार वाली D वाली है, ठीक। देखिए इससे अगर अच्छी रेटिंग मिलती है तो बढ़िया जो है आपको इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टर देखते हैं कि बढ़िया क्रेडिट रेटिंग है, और इससे देश का फ़ायदा होता है, FDI ज़्यादा आता है। FDI ज़्यादा आएगा तो कई सारे जो है सेक्टर में एक तरह से फॉरेन का जो है पैसा आएगा, तो पैसा से मतलब कुल मिला के ग्रोथ बढ़ती है। सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड है, कितनी सारी चीज़ें समझाई जाएँ। सरकार के हिसाब से तो बहुत ही चीज़ें, FDI आ गया तो सरकार के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जो है कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों के पास रोजगार होगा, लोग पैसा खर्चा करेंगे, ये सब चीज़ें। क्रेडिट जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट देखती हैं और विलिंगनेस देखती हैं कि पैसा वापस करोगे कि नहीं, हमारे पास कंफर्टेबल साइज है इकोनॉमिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, हम इवन शॉर्ट टर्म डेट भी अपना सब प्राइवेट सेक्टर में सबका कर देते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल डेट का कंपोनेंट भी इतना कम है, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे जो है नहीं उसमें हमारी बातें नहीं सुनती हैं, हमसे चीटिंग करता है ये लोग। सेंसेक्स रिटर्न हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रेट हो, चाहे यील्ड हो, सब में हम बढ़िया हैं। समझ रहे हैं बात आप, ये वाली चीज़ें हैं। और आगे देख लेते हैं, चलो ये इनइक्वालिटी और ये वाला मैं बता चुका हूँ अभी आपको कि भैया हमको सीधे सीधे फोकस करना चाहिए आप हमारी पावर्टी कम करने में, मतलब ग्रोथ पे हमको जारी रखना चाहिए। एटलीस्ट देखिए लिखा हुआ है, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी बाई एक्सपेंडिंग द ओवरऑल पाई। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ होगा तो यहाँ पे अगर GDP ग्रोथ होना ज़रूरी है। जब GDP ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास रोज़गार आएगा, रोज़गार जितना बढ़ेगा पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई कंपनी, मैंने बताया था ना एग्जांपल, देखिए क्योंकि कंपनी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए 100 यूनिट पहले बना रही थी, ग्रोथ हुई उसकी, भैया 150 बनाने लगी, 150 बनाने के लिए और लोगों की ज़रूरत हुई, और लोगों की ज़रूरत हुई तो और रोज़गार क्रिएट हुआ, और रोज़गार क्रिएट हुआ तो जो गरीब थे वो भी जो है कम हो गए। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा रोज़गार मिल गया, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे चीज़ें कर सकती हैं। मेंस के लिए सब पॉइंट हो सकते हैं हेल्थ सेक्टर के, ये आप देख लीजिएगा किस तरह से जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कहाँ प्रयास किए गए हैं, कई सारी ज़रूरतें भी। प्री के लिए आपको यही चीज़ बतानी है कि भैया आयुष्मान भारत के साथ साथ नेशनल हेल्थ मिशन पे भी यहाँ पे फोकस है, और हेल्थ सेक्टर रेगुलेटर बनाने की बात चल रही है, NHM पे फोकस करेगा, टेली मेडिसिन पे फोकस करेंगे, GDP का 2.5 से 3% लाएंगे, और ये सारी चीज़ें। मेंस के लिए हेल्थ सेक्टर के कुछ पॉइंट यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं, कौन से फैक्टर होते हैं जो इंडिया के हेल्थ केयर को करेंटली रिफ्लेक्ट करते हैं। पुअर हेल्थ आउटकम हो गए, लो एक्सेस और यूटिलाइजेशन हो गया, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया, इसी के लिए तो GDP को बढ़ाने की बात चल रही है। ठीक है, लो बजट एलोकेशन हेल्थ केयर के लिए होता है, लो ह्यूमन रिसोर्स है हेल्थ केयर के लिए, तो ये बढ़ाने हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के बारे में बताया है कि भैया ये लोग पैसा भी हौक के लेते हैं और सर्विसेज भी थर्ड क्लास देते हैं, तो अब इनको सुधारना पड़ेगा, इसीलिए रेगुलेटर आएगा। समझ रहे? बाकी यहाँ पे एक बार देखिएगा, ये सारी चीज़ें ही लिखी हुई हैं। प्रोसेस रिफॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि कंप्लायंस की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहाँ पे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस की। ओवर रेगुलेशन होता है, जहाँ जो है ज़रूरत से ज़्यादा लबर लबर करना होता है इन लोगों को। यहाँ पे एम्फेसिस दीजिए किस चीज़ पे कि भैया कंप्लीट जो है रेगुलेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, थोड़ा बहुत डिस्कशन दी जाए, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो और अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन। जितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उनको थोड़ा सिंपल किया जाए, ये सारी चीज़ें उसके लिए कह रहे हैं। कई सारी चीज़ें करी हैं और उससे जो है ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हुई है। अच्छा जो है सिस्टम बन रहा है, एक GEM पोर्टल बना दिया गया है जिससे ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में आप काफ़ी सारी जो है बढ़ाई है। प्रॉब्लम क्या है, बस रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस की। ठीक है, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लीजिए। एक वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये पूछ सकते हैं इसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये पब्लिश करता है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में देखेंगे तो रैंकिंग तो हमारी ज़रूर सुधरी है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ नहीं सुधर पा रही। जैसे हमारी जो रैंक है 89 रैंक है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग
में, ठीक है। यहाँ पे अनरीजनेबली यहाँ पे डिले करते जाते हैं, एक फाइल एक सिस्टम पे जो है मतलब टेबल फाइल टहलाते रहते हैं, ज़बरदस्ती का यहाँ पे जो है डिले करते हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पे हर चीज़ों में जो है टांग अड़ाते हैं सरकार में जितने भी ऑफिसर हैं ये सब, ठीक है। और 107 रैंक है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो है ये अप्लाई करी जाती है, इन्फोर्स की जाती है विदाउट जो है इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस। ये आप टेबल देख सकते हैं, देखिए रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट ओवरऑल रैंकिंग में 74 है, ठीक, यानी कि। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन आर इफेक्टिवली इन्फोर्स, उसमें हम लोग 104 हैं, ठीक है। सरकारी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, इसमें हम लोग देखिए कितने पीछे हैं। फिर यहाँ पे क्या है 107 किस पे हम लोग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अप्लाइड एंड इन्फोर्स विदाउट इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, यानी कि सरकारी नियम लागू किए गए हैं अनुचित प्रभाव के बिना लागू किए गए हैं। फिर जो है सारी चीज़ों में देरी करी गई, बिना किसी देरी के प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, उसमें हमारी कितनी जो है कम रैंक है। मतलब कि यही सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट में, मतलब जाके आप जानते हैं ना सरकारी काम ढीला ढीला होता है, हर चीज़ों में जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं, करप्शन करना पड़ता है, मतलब सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ये, वरना आपकी फाइल ही रोक देंगे ये लोग, ठीक है। देखिए ये इसमें बताया गया वही वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया की 2020 में रैंक थी 45, 128 कंट्री में, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए ड्यू प्रोसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में अगर आप देखें तो उसमें तो यहाँ पे ठीक है रैंकिंग, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में कि लेट लतीफ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो प्रोसीडिंग है वो लेट करते हैं। सिंपल बात ये है, फाइनली जो पूरे इस चैप्टर का ये फाइनल पॉइंट लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियम और प्रक्रिया को लागू करना एक बात है, जबकि उनको प्रभावशील बनाना दूसरा, मतलब कि आपको इफेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसी में देखिए आप रैंकिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, यहाँ पे रैंकिंग इंडिया की 74 है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर इफेक्टिवली इन्फोर्स 104 है, इसमें रैंकिंग कितनी कम है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अप्लाइड एंड इन्फोर्स विदाउट इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 107 है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रोसीजरिंग्स आर कंडक्टेड विदाउट अनरीजनेबल डिले, उसमें भी कम है। तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत। यहाँ सब बताया गया है कि भैया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग भले बढ़ गई हो, लेकिन अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है, इतनी लंबी प्रोसेस है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना लेट करते हैं हर चीज़ों में जो है, गवर्नमेंट में आपको लेट करेंगे, पैसे वैसे खाते हैं, प्रोसीजर इतना लंबा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये वाली पे काम करने की ज़रूरत है। और रेगुलेट मतलब हर जगह जो फालतू के रेगुलेशन बनाए गए हैं, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है फिर भी नहीं हो रही है। आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो 2020 है, ये कहती है कि इंडिया में अगर कोई कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको यहाँ पे जो है पूरा करने में, रिजॉल्व करने में करीबन 1500 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और जबकि वो बाकी जगह ओईसीडी में करीबन 550 दिनों में, हाई इनकम कंट्रीज़ में और सिंगापुर में तो 120 दिनों में हो जाता है सिर्फ रिजॉल्व। उसके अलावा एक चीज़ और बताई गई कि भैया जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है इंडिया में वो करीबन 31% है, बहुत ज़्यादा है ये बाकी कंट्री के कंपैरिजन में। ये सब वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, आप इसका डेटा रख लीजिएगा, बस कौन इसको पब्लिश करता है ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए जो मैंने बताया। मेंस वाले लोग एक बार ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसमें जो है अलग से ज़रूरत हुई तो मैं कुछ जोड़ दूंगा, ठीक है, वरना मैंने मेन चीज़ें बता दी, बाकी एक बार इसको आप रीडिंग मार लीजिएगा ज़रूर। वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ो यार। लेबर जो है किसमें लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में 29 से अब 4 कर दिए गए हैं। फिर ये चैप्टर के बारे में बता दिया, इतने रूल बना दिए हैं कुल मिला के, खुद ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कहीं कोई जांच ना हो जाए, और डिस्क्रिशन यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिशन यूज़ करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इनोवेशन पे यहाँ पे सब बताया गया है, इनोवेशन में इंडिया टॉप 50 में ज़रूर आ गया है। और देखिए जीआईआई के कंपोनेंट पूछ सकते हैं आपसे, समझ रहे हैं बात आप। तो जीआईआई में अगर आप देखेंगे इंडिया की रैंकिंग 48 है। इसको कौन कौन पब्लिश करता है ये थोड़ी चीज़ें देख लीजिए, कॉर्नल यूनिवर्सिटी, इंसीड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 2 सब इंडिसेस हैं, एक है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और एक है इनोवेशन आउटपुट, ठीक। इसमें 7 पिलर हैं और इसमें देख सकते हैं आप
टोटल जो है हर पिलर के कुछ कुछ 3 सब पिलर हैं और टोटल 80 इंडिकेटर हैं। अब पता नहीं इसमें से क्या क्या आ सकता है। इनोवेशन जो इनपुट वाले के 5 सब इंडेक्स हैं, और वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, और आउटपुट वाले के 2 हैं, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इनपुट और ये क्रिएटिव इनपुट। जीआईआई को पहली बार बनाया गया था 2007 में। ये है जीआईआई, ये है आउटपुट इंडेक्स, ये है इनपुट इंडेक्स। इनपुट में क्या क्या है, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। आउटपुट में नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट और क्रिएटिव इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसी के साथ ये इकोनॉमिक सर्वे वाला ख़त्म होता है। मैंने जहाँ जहाँ आपको रोक के बताया है वो वाला या तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। मेंस वालों को कंप्लीट पीडीएफ जरूर मिलेगी, प्री वालों को भी मिलेगी हमारे। ठीक है, लेकिन जो मैंने बता दिया आपको, प्री वाले लोग हैं, यूपीपीएससी प्री, आरओ वाले प्री, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी प्लस एसएससी वाले जो भी हैं, वो इकोनॉमी पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को लाऊंगा मैं 1-1.5 घंटे के अंदर बाइलिंगुअल। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।